ये कल हमने यहाँ तक किया था that how to make a RE model of a transistor circuit. So we considered a common emitter amplifier as a transistor circuit to find out the RE model. So in that case, last lecture we just अच्छा हमने ये ना कल ये फाइंड आउट किया था, ये जो इनपुट इम्पिडेंस और दो पोर्ट्स, इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स। तो अभी हमने जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो आरसी रेजिस्टेंस है, वो अभी कंसिडर नहीं किया। तो इनपुट पोर्ट हो गई है, मतलब हमने ये इनपुट पोर्ट फाइंड आउट कर ली कि इसमें एक इनपुट करंट है जो बेस करंट, और इनपुट वोल्टेज फॉर कॉमन एमिटर वो होगी VBE, और जो इनपुट रेजिस्टेंस है जो कि बेस और एमिटर के बीच में है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आउटपुट पोर्ट को कंप्लीट करना है। आउटपुट पोर्ट में एक करंट सोर्स है जो हमने कल डिस्कस किया था। तो ये करंट सोर्स जो है ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो वो जो कलेक्टर करंट है वो इनपुट करंट के साथ रिलेटेड है बाय द टर्म बीटा। तो ये हमारे पास एक आउटपुट करंट है IC इक्वल टू बीटा IB। सो अब हमारे पास एक RC रेजिस्टेंस है, उसको भी देखते हैं कि क्या करना है उसका। तो उसको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, जैसे पिछला स्टेप था वो हमने जब इनपुट पोर्ट को कंसिडर किया था, ये वाली जो इनपुट पोर्ट है, इसको जब कंसिडर किया था तो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मींस VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है VBE और करंट है IB। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स था मींस बिटवीन VBE एंड IB, और वो डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो इट वाज सिमिलर टू द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो हमने इसलिए यहां डायोड लगाया था। अब आउटपुट पोर्ट को कंप्लीट करना है, जब जैसे मैंने कल बात की कि इस मॉडल को हम 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह बनाएंगे। तो आउटपुट पोर्ट को जब हमने अब कंसिडर करना है तो उसके लिए हमें अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, उसमें एक्स एक्सिस पे VCE होगा जो आउटपुट वोल्टेज है, और वाई एक्सिस पे IC करंट होगा जो कि आउटपुट करंट है एट द कलेक्टर। तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इस तरह से हमें शो, जो अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली इस तरह से दिखेगा। आइडियली तो ये बिल्कुल इस तरह से एक फ्लैट कर्व रहेगी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो उसमें जो स्लोप होगा वो 0 होगा, कोई स्लोप नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन रियलिटी मिलती हैं तो वो उसमें थोड़ा सा स्लोप होता है। तो उसी स्लोप को हम कंसिडर करेंगे। तो डेल्टा V और डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट, तो हम इसी से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही जो स्लोप होगा वो होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में फाइंड आउट किया, स्लोप फाइंड आउट किया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था तो इसलिए वहां से स्लोप हमें मिल गया। तो यहां पर भी हम ऐसे ही स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, मींस जो हम पहले कर चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में, कि अर्ली वोल्टेज होता क्या है। तो अर्ली वोल्टेज हम जानते हैं कि जब बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होती है, ट्रांजिस्टर जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो बेस की विड्थ चेंज होती है। उसी चेंज इन विड्थ की वजह से हमारे पास एक वोल्टेज जनरेट होती है, अर्ली वोल्टेज। तो अगर हम अब स्लोप को देखें तो स्लोप इज डेल्टा I बाय डेल्टा V। तो
डेल्टा आई क्या है? आईसी करंट, और डेल्टा वी क्या है? वीसीई वोल्टेज। सो चेंज इन collector current with respect to change in collector emitter voltage, और चेंज इन आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आई बाय वी इज इक्वल टू 1/R। तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं तो हम ये देखेंगे, इसको इनवर्स कर दिया तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, सो चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। तो ये हमें वैल्यू मिली। अब इसके बाद इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है? डेल्टा वी क्या हुई? डेल्टा वीसीई। डेल्टा वीसी इज शोन बाय द रेड सर्कल ओवर हियर। सो वी ए विच इज द अर्ली वोल्टेज प्लस वीसीई। वीसीई क्या होगी? जहां पर क्यू पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो लोड लाइन के साथ हमने किया था ना, तो वो क्यू पॉइंट हम पहले ही बाइसिंग टेक्निक को यूज करके कर चुके हैं। तो क्यू पॉइंट जहां पर भी हमने डिसाइड किया है, वो क्यू पॉइंट को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी वीसीई क्यू। तो वो जो वीसीई की वैल्यू है प्लस दैट अर्ली वोल्टेज, दैट विल बी टोटल डेल्टा ई। तो ये चेंज इन जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट, दैट विल बी डेल्टा, दैट विल बी आईसी क्यू, जो क्यूसेंट पॉइंट है उसका। तो क्योंकि जो करंट है, करंट फिक्स्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने अब क्या करना है, इसको जब हमने देखा तो ये हो गई वैल्यू वी ए डिवाइडेड बाय आई सी ओ, आई सी क्यू, तो क्यूसेंट पॉइंट जो है, बिकॉज वी ए इज फार लार्जर कंपेयर टू वी सी ई, तो इसलिए हमने उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो इसको ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फाइंड आउट कर लिया, मतलब कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई दिस वन, वी ए बाय आई सी क्यू। तो ये हमारे पास एक आउटपुट रेजिस्टेंस बन गया हमारे पास। सो ड्यू टू द अर्ली वोल्टेज इफेक्ट वी हैव दिस मच आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस इस करंट सोर्स के अक्रॉस ही लगेगा, ठीक है, बिकॉज दिस आउटपुट रेजिस्टेंस इज आरसी। तो अभी आरसी हमने यहां कनेक्ट नहीं किया है, बट ये जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज नाउ अक्रॉस कोलेक्टर एंड एमिटर, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कोलेक्टर एमिटर वोल्टेज मींस द आउटपुट सर्किट। तो आउटपुट सर्किट क्या था? कोलेक्टर और एमिटर के बीच में जो लूप बन रही है, दैट इज एन आउटपुट सर्किट। तो वो आउटपुट सर्किट पे हमारे पास अब ये रेजिस्टेंस हो गया एट द आउटपुट। तो अब कई बार हम ऐसा भी करते हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, डिपेंड करता है। अब जैसे इन प्रैक्टिकल वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट इन प्रैक्टिस, बट जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ इस तरह से एकेडमिक रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल चीजें करनी है तो फिर हम इसको कर भी सकते हैं, बट इन प्रैक्टिस वी कैन नॉट। ओके, तो ये हमारे पास एक इनपुट पोर्ट जो कल किया था, और ये एक आउटपुट पोर्ट। दिस इनपुट पोर्ट इज फाउंड आउट यूजिंग द इनपुट सर्किट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस इज just by using the output circuit or output characteristics. अब आ जाती है नेक्स्ट के लिए, when we have a common base configuration. तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये एमिटर है हमारे पास और नीचे बेस है। सो बेस इज ग्राउंडेड नाउ, कॉमन टर्मिनल नाउ। तो इसको जब हम डायरेक्टली, अब क्योंकि पहले हम स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं कॉमन एमिटर में, इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो जैसे यहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप किया था ये वाला, डायरेक्टली हम इस तरह से भी कर सकते हैं ये वाला एरो यूज करके। तो वो हम जानते हैं कि एमिटर और बेस के बीच में डायोड है, इस डायोड को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। And now this, between collector and emitter, we have this current alpha I, because ये अब एमिटर जो है वो, सॉरी, बेस जो है कलेक्टर और बेस के बीच में,
कलेक्टर और बेस के बीच में हमारे पास जो करंट होगा वो होगा ये वाला IE, अल्फा IE, विच इज IC करंट। तो विच इज डिपेंडेंट, बिकॉज ये जो करंट होगा थोड़ा सा कम होगा हमारे पास कलेक्टर और बेस के बीच में। तो ये हमारे पास अब इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट, और दिस इज इजिली वी कैन से अ डायनामिक रेजिस्टेंस RE। यहां पर बीटा फैक्टर नहीं है, इसलिए यहां पर हम बीटा फैक्टर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं मैथमेटिकली जब हम करते हैं तो। सो नाउ दिस इज RO विच इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास, इसको हम स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है, तो बट सेम प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड in common base configuration also if we want to actually draw the or actually find out the model over here। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो पिछली बार की है कॉमन एमिटर में, इसमें भी करते हैं, तो ये RE की वैल्यू है और ये हमारे पास करंट सोर्स बनता है अल्फा IE, और हम जानते हैं कलेक्टर और बेस के बीच में जो करंट फ्लो करता है वो अल्फा IE फ्लो करता है। और फिर यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट नहीं की है, तो दैट आउटपुट रेजिस्टेंस जो पिछली बार यहाँ पर आउटपुट की रेजिस्टेंस थी VA/ICQ, इसको भी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कितनी वैल्यू आती है। तो ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया या मॉडल हो गया, RE मॉडल हो गया फॉर कॉमन बेस। अब आ जाता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए हम उसको अलग से नहीं करते हैं। जो कॉमन एमिटर में जो मॉडल बनता है, तो सिमिलर टाइप का मॉडल बनता है कॉमन कलेक्टर में, तो इसलिए अगर कॉमन एमिटर कर लिया तो कॉमन कलेक्टर भी सिमिलर होगा। अब आ जाती है बात कि NPN और PNP में, अगर हमने तो सारे अभी NPN के ही मॉडल बनाए हैं, अगर PNP का मॉडल बनाना है तो उसमें हम ये देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन जो है वो अदर साइड पे होगी, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो करंट और वोल्टेज बोथ विल बी हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटीज फॉर DC एनालिसिस। जब हम ये बाइसिंग करते हैं उसकी ट्रांजिस्टर की, सो ड्यूरिंग बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर वी गो फॉर DC एनालिसिस, तो उस वक्त हम ये पोलैरिटीज इसकी ऑपोजिट हो जाए करनी है। लेकिन फॉर AC एनालिसिस इट इज एग्जैक्टली द सेम। तो वो AC एनालिसिस के लिए इसलिए सेम है बिकॉज हर हाफ साइकिल में वो ऑल्टरनेट कर रहा है। PNP की भी ऑपोजिट हो जाएगी पोलैरिटी हर हाफ साइकिल में, NPN की भी ऑपोजिट हो जाएगी हर हाफ साइकिल में। तो हर हाफ साइकिल में दोनों की पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो इसलिए दोनों का जो ये RE मॉडल है ये सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा फॉर AC एनालिसिस। ओके, ये थोड़ा सा आगे एक अभी तो हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट के साथ हमने एनालिसिस किया और मॉडल बनाया। अगर हम फिक्स्ड बाइस, ये एक और मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं, अगर हम जो कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हमेशा एक ही तरह की बाइसिंग टेक्निक नहीं होती है, लेकिन मान लो अब हमारे पास दूसरा बाइसिंग सर्किट है, अगेन एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर ही, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ही है, उसमें भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर था, लेकिन उसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट बना था। तो लेकिन इसमें अगेन द सेम NPN कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बट हैविंग दिस सर्किट विच इज फिक्स्ड बाइस एम्पलीफायर सर्किट। तो इसको अगर हमने अब मॉडल बनाना है, अब बड़ी आसानी से आप बना सकोगे इसको, आपको वो स्टेप्स मालूम है। तो पहला दो दो स्टेप्स हैं मेन, आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 स्टेप्स हैं। एक ये है कि एक स्टेप में आपको सारी वोल्टेज जो DC वोल्टेजेस हैं उनको जीरो करना है। तो जीरो का मतलब कनेक्टेड टू ग्राउंड, जैसे पिछले वाले में हमने किया वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट में। तो
वो फिर इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जब इसको वीसीसी को जीरो करेंगे, क्योंकि हमें डीसी जब करना है डीसी एनालिसिस, तो उसके लिए फिर हमें ये जीरो पुट करना है। तो ये जब हमने किया तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, आरसी भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, बिकॉज वीसीसी को अब हमने जीरो कर दिया। तो आरसी इज नाउ कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड नाउ दिस वन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये वाला इनपुट पे और ये वाला आउटपुट पे, बिकॉज कलेक्टर पे लगा है तो आउटपुट यहीं से ले रहे हैं, दे बोथ आर नाउ कनेक्टेड टू ग्राउंड, जो हमने उसमें किया था, लास्ट वाले में किया था, कॉमन एमिटर फिक्स्ड बायसिंग में। अब इसमें हमने फिर क्या करना है, अगेन द सेम थिंग फॉर इनपुट सर्किट। फॉर इनपुट सर्किट दिस इज कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर में हमारे पास बीटा आर ई जो इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहां पर एक्स्ट्रा है, यहां पर R1। तो दिस RB रेजिस्टेंस इज ओवर हियर। अब आउटपुट पे क्या हुआ, अगेन बीटा IB द करंट सोर्स, RO जो हमने अर्ली इफेक्ट से फाइंड आउट किया था, VA डिवाइडेड बाय ICQ, और ये RC सर्किट, RC रेजिस्टेंस अगर है तो RC को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास अब क्या हुआ, ये जो सर्किट है ये एग्जैक्टली सेम आया वहां, तो ये वाला हमारे पास एग्जैक्टली सेम है जो पिछले वाले में था हमारे पास, ये वाला कॉमन एमिटर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस था उसका सर्किट का, ये हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस था, और ये हमारे पास करंट सोर्स था एट द आउटपुट, जो हमने बीटा आर ई हमने यहां से फाइंड आउट किया था यूजिंग इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और इनपुट सर्किट, और यूजिंग आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट सर्किट ये हमने आर ओ की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो ये हमारे पास एक सर्किट बना था मॉडल। दिस इज एन आर ई मॉडल विदाउट एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, दीज आर ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स। जो भी ब्लू से शेडेड है दैट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ये सारा इंटरनल पार्ट था। तो इसमें इधर आरसी की वैल्यू कनेक्ट कर सकते हैं और इधर आरबी की वैल्यू कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सॉरी इनपुट पे रेजिस्टेंस है। तो अगेन द सेम थिंग, ये हमारे पास इंटरनल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली सेम एज इन द प्रीवियस वन, बीटा आर ई, बीटा आई बी और आर ओ। ये है इंटरनल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये सेम रहेगा कॉमन एमिटर के लिए, और हर कॉमन बेस के लिए ये सेम रहेगा, ये वाला आर ई और आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई। तो कॉमन बेस के लिए ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर मॉडल, इंटरनल पार्ट ओनली, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, ये आर ओ को भी हम इधर इंक्लूड कर सकते हैं इंटरनल, और यहां पर जो भी इधर सर्किट में लगाएंगे और इधर लगाएंगे वो अभी नेक्स्ट में दिखाता हूं मैं, ये कल मैं बता चुका हूं। लेकिन ये अब एक बेसिक रेजिस्टेंस है आउटपुट पे, और ये भी एक रेजिस्टेंस आउटपुट पे है, अब मींस आउटसाइड ऑफ द ट्रांजिस्टर है, जो कि हमने अलग से कनेक्ट किए हैं। तो ये हमारे पास अब हमारे पास आपको याद रखना है, कॉमन एमिटर के लिए हर बार सेम होगा। तो ये ट्रांजिस्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली एन आरई मॉडल, नो मैटर। इससे ये दिखाने का मतलब था, आगे नेक्स्ट और दिखाता हूं, ये दिखाने का मतलब था चाहे कोई भी बायसिंग टेक्निक हो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल सर्किट हो एम्पलीफायर बनाने के लिए, एम्पलीफायर तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन बायसिंग टेक्निक्स अलग अलग हैं। वो अलग अलग बायसिंग टेक्निक से सर्किट थोड़ा सा अलग होगा, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन इंटरनल मॉडल जो आर ई मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर है वो हमेशा यही रहेगा। फॉर कॉमन मीटर इट इज बीटा आर ई, बीटा आई बी और आर ओ, और फॉर कॉमन बेस वो जो मैंने पीछे दिखाया आर ई और अल्फा आई ई, तो वो सेम रहेगा। अब हमने ये बना देना, अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि ये जब भी ट्रांजिस्टर मिले कॉमन एमिटर है तो इस तरह से बना दो बस डायरेक्टली, कॉमन बेस मिले तो वो दूसरा मॉडल बना दो,
उसके बाद फिर ये वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं ऐड करना शुरू कर दो। वीसीसी को 0 करो, और ये वीसीसी को जब 0 किया तो 0 मींस ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गए ये रेजिस्टेंसेस, और ये वाले अब रेजिस्टेंसेस यहां से हम ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहे हैं, बेस टर्मिनल से ग्राउंड। सो दिस आरबी इज कनेक्टेड अक्रॉस बेस टर्मिनल एंड ग्राउंड, तो ये बेस टर्मिनल एंड ग्राउंड। This one is connected cross collector terminal and ground. So now this is connected collector terminal and ground. ये C, B और E हो गया। तो इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंसेस यहाँ हैं सारे के सारे यहाँ जितने मर्जी लगाते जाओ। ये तो अभी वन ट्रांजिस्टर सर्किट की बात कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा अब ये बताना है कि ये तो हम जानते हैं। आगे एक और इक्वेशन बताने से पहले ये भी बताऊं, अब फिर वही पैरामीटर्स, इनपुट करंट, इनपुट इंपीडेंस और इनपुट वोल्टेज। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क में एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो हर पोर्ट पे 3 पैरामीटर्स हैं, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट इंपीडेंस। सेम फॉर द आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट पे भी 3 ही पैरामीटर्स हैं, आउटपुट करंट, वोल्टेज एंड इंपीडेंस। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं, इनमें से 6 पैरामीटर्स सारे ही जरूरी हैं, और किस किस की क्या सिग्निफिकेंस है जैसे हम और नेक्स्ट में जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट तो वोल्टेज है ही है, लेकिन इंपीडेंस भी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इंपीडेंस कम ज्यादा हो जाए क्या फर्क पड़ता है हमें, तो वो चीजें हमें देखनी है थोड़ा सा नेक्स्ट में जाके। तो इसमें दिस इज एन इनपुट इंपीडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर वन, and this is a, you can say, an output impedance। डिपेंड करता है कितना रेजिस्टेंस है हमारे पास, और कितना रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, कितना चाहिए हमें, डिजायर्ड है, तो एंड हाउ मच कैलकुलेटेड, ये अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। तो ये आपको बस याद रखना है ये वाला पॉइंट। फिर वही कॉमन बेस, सॉरी कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में दोनों सेम है, हमेशा यही रहेगा बीटा आर ई और ये, और कॉमन बेस में थोड़ा सा अलग है, इनपुट पे आर ई और आउटपुट पे अल्फा आई ई है, बट द सेम आर ओ तो आउटपुट इंपिडेंस तो है ही है। सो दिस इज द ट्रांजिस्टर नाउ, सो सिंपल ट्रांजिस्टर। बस आगे बस ये रेजिस्टेंस लगाते जाओ, बड़ा इजी आपको अब एनालिसिस हो जाएगा। वो हम करेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो अब आ जाती है बात, ये इनपुट इंपिडेंस और आउटपुट इंपिडेंस का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है। उससे ये है कि उस 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक तो है गेन, जो हमने कल डिस्कस किया था भी, गेन क्यों इंपॉर्टेंट है, और वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, दोनों की एग्जांपल बताई थी मैंने। तो अब गेन आप जानते ही हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो वो आप इजीली जब आपके पास इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स मिल गए यहां पर कैलकुलेट करके, तो यहां पर आप दोनों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर वोल्टेज गेन फाइंड आउट करनी है तो आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट पहले करके, और फिर इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट करके, दोनों का रेशियो जब लेंगे तो वो वोल्टेज गेन हो जाएगा। तो दिस इज आउटपुट वोल्टेज, तो यूजिंग ओम्स लॉ। और फिर ये हमारे पास इनपुट करंट आया, ये वाला, यहीं से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इनपुट करंट क्या है। सो दिस इज एन आईबी करंट which is an input current to this 2-port model, and this is the output current. This is the input voltage VI, which is equal to VBE, or this is an output voltage. तो आउटपुट वोल्टेज भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज दोनों का रेशियो लेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी RC/RE।
तो RC ओवर RE विल बी द वोल्टेज गेन। अब जितनी ज्यादा वोल्टेज गेन होगी उतना ही यू कैन से एम्पलीफाइड सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो अगर 1 वोल्ट का इनपुट सिग्नल है और 100 वोल्ट का आउटपुट सिग्नल हमें चाहिए तो हमें वोल्टेज गेन 100 चाहिए। तो RC बाय RE मस्ट बी इक्वल टू 100। तो इसलिए RC की वैल्यू 100 टाइम्स मोर ग्रेटर होनी चाहिए इस RE से। तो ये चीजें हैं। तो वो जब न्यूमेरिकल भी करेंगे और थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा उसमें और क्लियर करूंगा। अभी आपको सिर्फ बेसिकली इसको समझना है। तो ये हो गया वोल्टेज गेन। सो इट मींस RC मस्ट बी वेरी मच लार्जर कंपेयर टू RE। तो इसलिए वोल्टेज गेन हमें ज्यादा मिल जाएगा। अब आ जाती है बात करंट गेन। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बीटा IB इज द आउटपुट करंट एंड IB इज द इनपुट करंट। तो बीटा विल बी द करंट गेन। तो बीटा भी अगर 100 टाइम्स चाहिए हमें तो फिर 100 वैल्यू होगी बीटा की। तो अब आ जाती है बात थर्ड पैरामीटर इंपिडेंस की। ये न्यूमेरिकल इंपिडेंस की बात आ जाती है। सो वोल्टेज गेन हमें पता चल गया कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो हो रहा है काम, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन हमें इंप्रूव करना है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला VO by VI, we can easily find out that now this VO by VI, which is voltage gain, is only dependent upon these two parameters, RC and RE. तो अब कोई भी ट्रांजिस्टर जो है उसका RE वैल्यू जो होगा ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर पे डिपेंडेंट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो कोई भी ट्रांजिस्टर टाइप हमने डिसाइड कर लिया सर्किट में यूज करने के लिए, वो कर लिया, तो उसके बाद उसकी RE वैल्यू हमें फाइंड आउट उसमें मिल जाएगी हमें। तो RE वैल्यू जो भी मिलेगी उसमें, उसका 100 टाइम्स अगर हमें चाहिए गेन, तो 100 टाइम्स का वैल्यू हमें RC का लेना पड़ेगा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो वो हमारे हाथ में, RC इज इन अवर हैंड, कलेक्टर रेजिस्टेंस। RE इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो RE की जो रेजिस्टेंस इंटरनल है वो ट्रांजिस्टर जो मैन्युफैक्चरर है उसके हाथ में है। तो वो लेकिन फिर भी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं उसमें, तो वो हम कोई भी एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद फिर हम RC की वैल्यू अपनी खुद की डिजाइन कर सकते हैं टू फाइंड आउट to have a current gain or sorry voltage gain as per our requirement. अब इनपुट इंपिडेंस क्या चीज है? इनपुट इंपिडेंस वो है जो जब हम इस एम्पलीफायर को जब यूज करते हैं, ये वाला जो एम्पलीफायर है, सो ये जो हमारा ये जो एम्पलीफायर है, इसको जब हम यूज करते हैं तो ये जो इनपुट पोर्ट है, अच्छा पहले बताओ वोल्टेज गेन और करंट गेन तो मुश्किल नहीं है ना? नोबडी इज देयर? यस सर। वोल्टेज गेन और करंट गेन समझ आ गया? अच्छा, कोई डाउट नहीं है? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। कट के आ रही है? सर आ गया। तो इसका मतलब जो मैं अभी बोल रहा था वो पूरी तरह से नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर आ रही है वो इसको। अच्छा ठीक है। तो ये इसमें वोल्टेज गेन समझ आ गया? वोल्टेज गेन समझ आ गया, करंट गेन भी पता चल गया, और ये कॉमन बेस, और फिर भी चलो किसी का मिस हो गया हो तो वो लेक्चर रिकॉर्ड भेजूंगा, उसमें देख लेना। लेकिन वो करंट गेन वोल्टेज गेन दो पैरामीटर्स हो गए,
और कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में थोड़ा सा अलग है। और मॉडल पता चल गया कि ट्रांजिस्टर का मॉडल सिर्फ इंटरनल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर है। अब है, तो अब ये तो हो गया इंटरनल, सॉरी ये हो गया ट्रांजिस्टर। So this is a transistor, BJT transistor. So this is the base terminal, this is emitter collector terminal, and this is the emitter terminal. ये हम कर चुके हैं कई बार। तो ये एक ट्रांजिस्टर है जो ये वाला है, ब्लू से शेडेड जो है वो यहां पर भी ब्लू से शेडेड है। सो नाउ दिस symbolic transistor is now represented using RE model, which is shown by this blue shaded square over here. अब इसको एम्पलीफाइड सर्किट इसका देखना है, तो ये वाला जो एम्पलीफाइड सर्किट है ये पूरे का पूरा अब ये वाला हो गया है, ये वाला। तो अब हमने इसमें देखना है कि यहां पर जो है इनपुट है यहां पर और ये आउटपुट है। तो अब हम मॉडल वाले सर्किट में चलते हैं जो ये वाला है। इसमें ये इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है, और इससे काफी इजीली हम यहां पर देख सकते हैं। इसमें इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये देखो बिल्कुल इजी है, सारे सारे ग्राउंडेड हो गए और ये इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज और वोल्टेज हमने देख लिया, विच इज वोल्टेज गेन, वो डिपेंडेंट है आरसी पे और आरई पे। करंट गेन भी देख लिया, बीटा पे डिपेंडेंट है। अब आ जाती है बात इंपिडेंस, थर्ड पैरामीटर। इनपुट इंपिडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो भी ये वाला जो स्क्वायर में एम्पलीफायर सर्किट बनाया है, ये वाला, ये एम्पलीफायर सर्किट पीछे से किसी के साथ कनेक्टेड है और आगे भी ये किसी के साथ कनेक्टेड है, मान लो। सो ओवर हियर इट मे बी कनेक्टेड टू अ माइक्रोफोन एट द इनपुट साइड। तो ये वाली जो इनपुट है इस एम्पलीफायर की माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड है, और माइक्रोफोन के साथ फिर प्री एम्पलीफायर्स और ये काफी सारे प्रैक्टिकल सर्किट्स रहते हैं जिसके साथ ये कनेक्टेड रहता है, फिल्टर्स एंड सो ऑन। और आउटपुट पोर्ट जो है यहाँ की इस एम्पलीफायर की, वो आउटपुट पोर्ट भी कनेक्टेड रहती है नेक्स्ट एम्पलीफायर से या किसी फिल्टर से या प्रोसेसर से या किसी ये जो डिजिटल प्रोसेसर या एनालॉग प्रोसेसर कोई भी हो, उसके साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, डायरेक्टली लोड के साथ भी हो सकता है कनेक्टेड। तो उसके लिए फिर हमें ये यहां का इंपिडेंस, वोल्टेज और करंट तो हमने फाइंड आउट कर ली ये वाली, अब रह गया उसका इंपिडेंस का। तो इसलिए इनपुट इंपिडेंस वहां पर रोल प्ले क्या करेगा कि अगर इनपुट इंपिडेंस कम है यहां पर एट इनपुट पोर्ट अगर इंपिडेंस कम है, तो जो पीछे से करंट आएगा या माइक्रोफोन की तरफ से या कोई और पीछे कोई एम्पलीफाइड सर्किट है, वहां से जो करंट आएगा और वो इसको लोड मान के चलेगा कि दिस इज अ लोड फॉर दैट प्रीवियस सर्किट। तो वो फिर अगर इंपिडेंस कम है, इनपुट इंपिडेंस, तो इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा उस इंपिडेंस में, और वो करंट ज्यादा फ्लो होने की वजह से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वो जब ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो जाएगा इनपुट इंपिडेंस पे, तो वो जो एम्पलीफायर नेक्स्ट एम्पलीफायर सर्किट अगर लगा हुआ है वहां पर, तो वहां पर करंट ज्यादा, फिर वो वोल्टेज जो पहले ही ड्रॉप हो गई, बाद में जो वोल्टेज जो है वो नहीं बचेगी उतनी, ठीक है ना, एज पर केवीएल। तो वो नेक्स्ट वाले जो एम्पलीफायर सर्किट है एक्चुअल में, उसमें वो वोल्टेज कम पहुंचेगी। तो इसलिए जो कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो पीछे की जो वोल्टेज सप्लाई है वो पूरी की पूरी पहुंचे हमारे एम्पलीफायर सर्किट में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनपुट इंपिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे, जेड आई की वैल्यू जो है, जेड आई की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे कि जिससे कि
वो लोड ना हो, उसमें वोल्ट करंट बहुत कम फ्लो हो, तो इसका मतलब वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वहां पर ना इतनी ज्यादा हो, सारी की सारी वोल्टेज इस एम्पलीफायर सर्किट पे ही अवेलेबल हो जाए हमें। तो इसलिए हम इनपुट इंपिडेंस काफी ज्यादा रखेंगे, आइडियली इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस रखेंगे। तो जितना ज्यादा इनपुट इंपिडेंस होगा, वो आप भी जानते हो, ज्यादा रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में क्या होता है कि पूरी की पूरी वोल्टेज वहीं पर उसके अक्रॉस आ जाती है, और करंट कोई फ्लो नहीं करता। तो हम ये चाहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप ना हो, सारी की सारी वोल्टेज उसके अक्रॉस ही मिले, हमें ड्रॉप ना मिले। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगी। तो हम वोल्टेज ड्रॉप अगर नहीं चाहते तो इनफाइनाइट इंपिडेंस होगा। तो आइडियली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली क्लोज टू इनफाइनाइट हम कर सकते हैं। तो क्लोज टू इनफाइनाइट होंगे तो क्लोज टू ओपन सर्किट हो जाएगा, तो सारी की सारी वोल्टेज हमें मिल जाएगी, तो ड्रॉप नहीं होगी कोई। तो इसलिए इनपुट इंपिडेंस शुड बी वेरी हाई, शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, so that the complete voltage from the previous circuit must be received at the input of a amplifier. माइक्रोफोन का जो हमारा सिग्नल है वो वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, माइक्रोफोन जो ट्रांसड्यूसर है। तो वो जो वोल्टेज है पूरी की पूरी हमें अगर मिलनी है एम्पलीफायर के ऊपर, तो वो इनपुट इंपिडेंस उसका इनफाइनाइट होना चाहिए, so that all the voltage must be seen at the or received at the input of a amplifier. So no voltage should be dropped. The voltage drop is a kind of waste. So अगर मान लो पीछे से माइक्रोफोन से आ रही है 5 वोल्ट, एम्पलीफायर में भी 5 वोल्ट चाहिए, तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होनी चाहिए, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। अगर हम इनपुट इंपिडेंस कम रखते हैं तो मान लो 1 वोल्ट ड्रॉप हो गई उसी इनपुट इंपिडेंस में, तो 5 माइनस 1 हमारे पास एम्पलीफायर में सिर्फ 4 वोल्ट मिलेगी, वो हम नहीं चाहते। तो अगर इनपुट इंपिडेंस इनफाइनाइट होगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगी वहां पर। तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, सो कंप्लीट 5 वोल्ट विल बी रिसीव्ड एट द एम्पलीफायर। अब आउटपुट इंपिडेंस क्या है? आउटपुट इंपिडेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, आइडियली 0। आइडियली 0 इसलिए क्योंकि नो, इसका मतलब भी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा आउटपुट इंपिडेंस। तो शॉर्ट सर्किट में भी हम जानते हैं वोल्टेज 0 होती है, तो नो वोल्टेज ड्रॉप शुड हैपन एट द आउटपुट इंपिडेंस। सो द कंप्लीट वोल्टेज मस्ट बी रिसीव्ड एट द लोड, सारी की सारी वोल्टेज लोड पे मिल जाए हमें, आउटपुट इंपिडेंस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ही ना हो। जो एम्पलीफायर के आउटपुट पे हमें वोल्टेज जनरेट हुई VCE, जो भी VCE हमने जनरेट की वो सारी की सारी लोड पे मिल जाए, तो आउटपुट इंपिडेंस पे कोई ड्रॉप ना हो। तो वो कैसे होगा? जब हम आउटपुट इंपिडेंस 0 रखेंगे, ऑलमोस्ट 0 रखेंगे और एज लो एज पॉसिबल, सो दैट द नेक्स्ट, जैसे या तो लोड हो जैसे स्पीकर है, या फिर नेक्स्ट एम्पलीफायर है, उस पर पूरी की पूरी वोल्टेज पहुंच जाए, बीच में ड्रॉप ही ना हो कोई। तो ये सारी रीजंस हैं जिस वजह से ये 3 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वोल्टेज, करंट एंड इंपिडेंस, और दोनों पोर्ट्स पे, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। तो टोटल 6 हो गए हमारे पास। तो VI और करंट इनपुट, करंट आउट, वोल्टेज इनपुट एंड इनपुट इंपिडेंस, और आउटपुट पे हो गया आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड आउटपुट इंपिडेंस। तो ये 6 ही हमें फाइंड आउट करने हैं। ये वाला मुझे लगता है आज का नहीं हो पाएगा, मैं मंडे को ये करूंगा। ये न्यूमेरिकल फिक्स्ड बायस का है, तो फिक्स्ड बायस में ये एक सर्किट है। सो दिस सर्किट, इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करने हैं कि ये RE की वैल्यू क्या है, वहीं से हम फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे, इनपुट इंपिडेंस वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे, आउटपुट इंपिडेंस भी फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज गेन एंड सो ऑन।
तो ये सर्किट मेरे ख्याल से नेक्स्ट में ही करते हैं, अभी इसमें रहने देते हैं। ये उससे पहले मैं ये न्यूमेरिकल के पहले ये वाला एक बार, ये जो हम कर चुके हैं उसका भी फाइनल वर्जन है। तो फाइनल वर्जन में ये है कि सारे के सारे अब हमने रेजिस्टेंस कंसीडर अगर करने हैं। ये तो हमारे पास ट्रांजिस्टर मॉडल हो गया, जो कि अब आपको हमेशा के लिए अब याद होना चाहिए। तो ये ब्लू शेडेड जो है दैट इज द ट्रांजिस्टर। जो ये वाला ट्रांजिस्टर है जो सिंबल है इसमें, अब इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जो मैं बता चुका हूं। सो दिस इज इनपुट पोर्ट, दिस इज एन आउटपुट पोर्ट। तो इस ट्रांजिस्टर को ये कर दिया, यहां से हमने ये ट्रांजिस्टर तो बना दिया। आपको मैं बता रहा हूं अब स्टेप्स दूसरे, नॉट टेक्निकल बट एक तरह के स्ट्रेटेजिकल स्टेप्स कि स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली तो आपको अंदाजा हो गया ये है क्या। अब स्ट्रेटेजिकली आपको बस इसको याद करना है कि ये पहले ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको पहले इस तरह से बना दिया हर बार। अब आगे से मैं बोलूं मॉडल करो आरई मॉडल, तो आपको बस डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर को बेस, कलेक्टर और एमिटर, इसमें भी एमिटर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब इसको इस तरह से पहले ड्रॉ कर लो। सबसे पहला पार्ट तो उसमें इनपुट पोर्ट बनाओ बीटा आरई और आउटपुट पोर्ट बनाओ ये वाली, और फिर यहां पर लिख दो बेस, यहां लिख दो एमिटर, यहां लिख दो कलेक्टर, यहां लिख दो एमिटर। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर। अब हमने देखना है, ये बाइसिंग सर्किट है, इसमें अभी एसी एनालिसिस नहीं हो रहा है। तो ये बाइसिंग सर्किट में अब हमने आरसी को ग्राउंड करना है, क्योंकि वीसीसी मस्ट बी 0 बाइसिंग सर्किट बनाने के लिए। तो ये अब 0 है तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर R1 और R2 को भी हमने ऐसे ही कनेक्ट करना है, R1 को कनेक्ट किया, R2 को कनेक्ट किया, और ये ग्राउंड हो गया। अब ये वाला पूरा सर्किट अब इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट इन फॉर्म ऑफ आरई मॉडल। बस ये है, ये अब आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, वेरी सिंपल। अब इससे क्या हो गया, सिंपल हो गया एक सर्किट। देखो अब सारे रेजिस्टेंसेस ये 2 पोर्ट्स के बीच में है। ये इनपुट पोर्ट जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक ग्राउंड टर्मिनल है। सो हर एलिमेंट अब पॉजिटिव और ग्राउंडेड टर्मिनल्स में हुआ, और यहां भी हर एलिमेंट पॉजिटिव और ग्राउंड टर्मिनल में हुआ। तो बस अब इस सर्किट की जरूरत नहीं है। That circuit is now represented using this. So this is a basic RE model. कौन है? Any question? Any question? कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आज लैब होगी या नहीं? लैब आज नहीं, क्योंकि ना वो शायद वो कोई टेस्टिंग वगैरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ कोई टेस्टिंग वगैरह होगी, वो जो टेस्ट होते हैं ना आजकल, शायद वो, तो फिर वो मुझे लगता है नेक्स्ट में करना पड़ेगा। ओके सर। तो ये आजकल वो चल रहा है, वो आरटी टेस्ट है कोई, तो लेकिन ये समझ आ गया सबको, बिल्कुल सिंपल। अब कोई भी सर्किट है, अब सिंपल ये वोल्टेज डिवाइडर की बात की, ऐसे ही फिक्स्ड बायस, ऐसे ही मतलब मेरे कहने का मतलब कोई भी सर्किट हो, अब कोई भी ट्रांजिस्टर सर्किट पहले इस तरह से बनाया जाता था, अब आपने डायरेक्टली उसको इस मॉडल में बना देना है। सो दिस इज एन आरई मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉमन एमिटर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट। तो ये है, तो बस इससे आपको इजीली आप कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अब सारे रेजिस्टेंसेस ये वाले सारे इसमें अब लगा दिए हमने। अब ये है, इनको अब इजीली आप
ये फॉर्मूलास यूज कर सकते हो। तो हम जानते हैं दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो ये एक वैल्यू निकल आएगी। नाउ इनपुट इंपेडेंस इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस एट द इनपुट। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों का निकल आएगा, तो इनपुट इंपेडेंस ये वाला आ जाएगा ZI, पैरेलल टू ऑल दीज थ्री। फिर आउटपुट इंपेडेंस भी इसी तरीके से निकल आएगा, तो RC इन पैरेलल टू RO, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी Z इनपुट आउटपुट इंपेडेंस, तो ये निकल गया। फिर उसके बाद वोल्टेज गेन निकालने के लिए आउटपुट वोल्टेज इजीली हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें R जो पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन था इसकी वैल्यू मालूम है, आउटपुट इंपेडेंस मालूम है, आउटपुट करंट मालूम है, तो आउटपुट इंपेडेंस और आउटपुट करंट पता है तो इससे हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, वो ये निकाल दी हमने। फिर इनपुट वोल्टेज हमें मालूम है, इनपुट वोल्टेज विच इज VBE, तो वो हमने यहां से कर लिया। तो हमने दोनों की वैल्यू जब फाइंड आउट की तो सेम वही आई RC/RE। तो वोल्टेज गेन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 100 कर लेंगे, मान लो ये 1 है, इसकी वैल्यू 100 कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास 100 का गेन आ गया। एग्जांपल दे रहा हूं, तो वेरी सिंपल। सो नाउ दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। आगे जब मॉडल करेंगे इसी को यूज करेंगे हम, अब इसको नहीं करेंगे फिर यूज। तो ये वेरी इजी हो गया, ये काफी इजी है। आप ये सारे फॉर्मूले इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे। इसमें हमें पहले थेवेनिन करना पड़ता था, फिर उसके बाद इनपुट KVL, आउटपुट KVL और ये सब चीजें, वो नहीं करने की जरूरत है। ये हो गया। तो इसमें बाकी हम फिर बाद में करेंगे, जब एक न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीक हम ना न्यूमेरिकल्स करेंगे, स्टेबलाइजेशन का भी और इसका भी। उसके बाद फिर कैपेसिटर्स का इफेक्ट देखेंगे, वो अभी हमने नहीं किया। तो वो कैपेसिटर्स का इफेक्ट भी एक क्लास में हो जाएगा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉडल करेंगे, वो भी वेरी सिंपल। ऑल दीज मॉडल्स विल लुक वेरी सिंपल, बड़े आराम से हो जाएंगे। एनी डाउट? अगर किसी ने कोई मिस कर दिया हो कुछ तो वो फिर वो लेक्चर एक बार देख लेना, तो उसमें हो जाएगा अगर मिस हो गया कुछ। यस सर। एनी क्वेश्चन? ओके लेकिन अच्छा, लैब की बात अब, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ ना अभी वो चल रहा है, लेकिन फिर भी लैब में ऐसा करना, वो लिंक सबको, वो जो वेबसाइट का जो वेबसाइट पता चल गया था ना सबको? यस सर। तो लॉगिन कर लिया हुआ है सबने? यस सर, कर लिया सर। तो ऐसा करना, पिछली बार हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है, आप एक बार फुल वेव रेक्टिफायर बनाने की वहां कोशिश करना। ठीक है सर। तो फिर जो नेक्स्ट वीक, तो फिर मुझे लगता है फिर हम कंटिन्यूसली करेंगे। तो फिर हम ये, तो अभी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर तो सिर्फ ये टूल को समझने के लिए एक जरूरत है। फिर हम ट्रांजिस्टर सर्किट्स, नेक्स्ट वीक से हम ट्रांजिस्टर सर्किट शुरू कर लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर सर्किट हम शुरू करेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मैं नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू करूंगा, और फिर वो वहां पर हम ऑनलाइन ही करेंगे। तब तक आप ये हाफ वेव, जिसने नहीं कंप्लीट किया ना हाफ वेव और फुल वेव, वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? तो उसमें अगर किसी ने रह गया हो पिछली बार, तो वो रिकॉर्ड किया था तो वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लैब का देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगी कैसे कैसे करना है। तो वो आप एक बार देख लेना। तो नेक्स्ट वीक वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर गए? सुनो ना, यहाँ पे सर को बोलो ना हैंड से, मतलब रिकॉर्डेड हो हाथ रहा है पे भाई। हाथ